हमारी पृथ्वी की तबाही के 40 साल बाद जब दुनिया में न ही खाने को और न ही पीने को कुछ बचा है, पूरी दुनिया दो अलग अलग ग्रुपों में बंट चुकी है। इनमें से एक सर्वाइवर्स कहलाते हैं जो जीने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं स्वान, जो उन लोगों की पूजा करते हैं जो मरकर वापस जिंदा हो जाते हैं, यानी कि जॉम्बीज की। अब स्वान को खाने की तलाश में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वे क्या खाते हैं ये तो आपको अच्छे से पता है। पर इस वीडियो में आप कुछ अलग चीजें देखने वाले हैं, और वही चीज इस कहानी को सबसे हटकर बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कुछ लोग समुद्र में मछलियां पकड़ने की कोशिश में लगे हैं, और ये सर्वाइवर्स हैं। इनमें कुल 3 लोग हैं, एक आदमी बेन, उसकी दोस्त ट्विग और लीचा। ये लोग काफी समय से ऐसे ही समुद्र में घूम रहे हैं ताकि कुछ खाने का इंतजाम कर सकें। लेकिन इनके हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगता, क्योंकि समय के साथ मछलियां भी नाम मात्र ही बची हैं। इसी बीच बेन को दूर से आती हुई एक लाइफ बोट दिखाई देती है, तो वह बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वे उसी के लोग होंगे। लेकिन जब उसने उस बोट पर लगा काला झंडा देखा तो वह चौकन्ना हो गया, क्योंकि वे स्वान थे। उसने यह बात बाकी दोनों को भी बताई और कहा कि वे छिप जाएं, वरना लड़कियों को देखकर वे उनके साथ कुछ गलत करने की सोच सकते हैं। जब वे उसके करीब आए तो बेन ने देखा कि उन्होंने अपनी बोट पर एक गोरे आदमी को पकड़ रखा है, जो कि एक सर्वाइवर ही लग रहा था। पूछने पर पता चला कि उसे उन लोगों ने पास की एक जगह से पकड़ा है। बोट पर बैठा एक शख्स बेन से पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है और इस जगह पर क्या कर रहा है। तब उसने कहा कि वह मछलियां पकड़ने आया था, लेकिन उसे एक भी मछली नहीं मिली, इसलिए वह वापस लौट रहा है। लेकिन उन लोगों के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। उन्हें ये बड़ी बोट चाहिए थी। इससे पहले कि वे उस पर चढ़ते, दोनों लड़कियां चुपके से पानी में कूद जाती हैं और पीछे से जाकर उन लोगों पर हमला कर देती हैं। वे उन्हें मार डालती हैं और रेमी को भी आज़ाद करवा लेती हैं। लेकिन क्या इन्होंने सही किया? अगर स्वान को पता चल गया कि उनके लोगों को सर्वाइवर्स ने मार दिया है, तो वे युद्ध शुरू कर सकते हैं। फिलहाल बातचीत के दौरान रेमी बताता है कि वह अपने लोगों के साथ एक छोटे से द्वीप पर रहता है। लेकिन एक दिन जब वह खाने की तलाश में थोड़ी दूर निकल गया तो स्वान के लोगों ने उसे पकड़ लिया। तभी से वह उनके कब्जे में था। यह सब सुनकर बेन कहता है, ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारे आइलैंड पर छोड़ देंगे, लेकिन बदले में हमें कुछ खाने पीने का सामान चाहिए होगा। रेमी इस बात के लिए मान जाता है। फिर वह इन लोगों को अपने उसी द्वीप पर लेकर पहुंचता है जो समुद्र के बिल्कुल बीच में स्थित था। लेकिन अभी वे अंदर नहीं जा सकते थे, क्योंकि पहले यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को यह यकीन दिलाना जरूरी था कि वे लोग कोई खतरा नहीं है। तभी रेमी अपने लोगों को बाहर आने के लिए आवाज लगाता है। तब जेम्स, जो इस आइलैंड का मुखिया और यहाँ रहने वाले लोगों का नेता है, बाहर आता है। रेमी को सुरक्षित देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। फिर बेन उसे सारी बात बताता है कि कैसे उन्होंने उसके आदमी को बचाया। बदले में वह उनसे कुछ इनाम की उम्मीद करता है, ताकि वे जल्द से जल्द यहाँ से निकल सकें। लेकिन जेम्स उनकी बात का सीधा जवाब देने के बजाय समय बर्बाद करना शुरू कर देता है। ये देखकर बेन और बाकी दोनों लड़कियों को कुछ ठीक नहीं लगता। इसी बीच जेम्स की नज़र रिचेल पर पड़ती है। उसे देखते ही वह कुछ पल के लिए ठहर जाता है और पूछता है कि क्या वह पहले कभी यहाँ आई है। लेकिन रिचेल तो पहली बार इस जगह पर आई थी। तब जेम्स कहता है कि उसने उसे पहले एक फोटो में देखा है, जिसमें वह अपनी बहन के साथ थी। रिचेल ये सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी बहन तो मर चुकी है। तब जेम्स उसे बताता है कि ऐसा नहीं है। असल में तुम्हारी बहन ने ही मुझे इस द्वीप को खोजने में मदद की थी। मेरे पास उसका कुछ सामान भी रखा हुआ है। अगर तुम चाहो तो उसे अपने साथ ले जा सकती हो। अपनी बहन के बारे में ये सब जानने के बाद रिचेल भावुक हो जाती है और तुरंत जेम्स के लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि बेन को अभी भी इन लोगों पर भरोसा नहीं था, लेकिन वह रिचेल को अकेले नहीं जाने देना चाहता था। इसलिए वह और बाकी दोनों लड़कियां भी उसके साथ चल पड़ते हैं। एक दीवार को पार करने के बाद ये सभी एक छोटी सी बस्ती में पहुंचते हैं, जो स्वान के लोगों से काफी दूर है और यहाँ खतरा भी बहुत कम है। इन सर्वाइवर्स को लग रहा था कि यहाँ जीवन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए हर जरूरी चीज मौजूद है। इसी बीच जेम्स रिचेल को उसकी बहन स्टेसी की आखिरी अमानत सौंप देता है। उसे देखते ही वह बेहद भावुक हो जाती है, क्योंकि अभी तक उसे यही लगता था कि उसकी बहन मर चुकी है। लेकिन जेम्स बताता है कि उसकी बहन यहाँ उनके साथ लगभग 3 साल तक रही थी। फिर एक दिन वह अचानक कहीं चली गई। हालांकि जाते जाते उसने कहा था कि वह एक दिन जरूर वापस आएगी,
लेकिन कब आएगी यह उसने किसी को नहीं बताया। अपनी बहन के बारे में यह सब जानने के बाद रिचेल पूरी तरह टूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ बेन को भी धीरे धीरे इन लोगों पर भरोसा होने लगा था। इसलिए उसने फैसला किया कि आज की रात वे यहीं रुकेंगे। इस दौरान रेमी और रिचेल के बीच काफ़ी बातचीत होती है, लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा होता है जिसने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ ने सभी की नींद उड़ा दी। जिसके हाथ में जो भी हथियार था उसे लेकर सभी बाहर निकल पड़े। दरअसल उन पर जॉम्बीज के एक बड़े झुंड ने हमला कर दिया था, जिन्हें स्वान ने भेजा था। इसलिए जेम्स कहता है कि उन्हें इनसे लड़ना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉम्बीज एक एक करके इन लोगों पर हमला कर रहे हैं, मगर जेम्स और उसके लोगों ने पहले से ही कई जाल बिछा रखे थे, जिनमें फंसकर कई जॉम्बीज मारे जाते हैं। हालांकि कुछ जॉम्बीज उन जालों को पार कर आगे बढ़ चुके थे और अब पूरी जगह पर फैलने लगे थे। इधर बस्ती में सिर्फ रिचेल और रेमी ही बचे थे ताकि वे वहां की सुरक्षा कर सकें। तभी रिचेल को जेम्स का एक रहस्यमयी बक्सा मिलता है, जिसे वह कभी किसी को हाथ लगाने नहीं देता था, लेकिन आज मौका मिलते ही रिचेल उसे खोल लेती है। इसके अंदर उसे कुछ लोगों की तस्वीरें मिली, जिनमें उसकी बहन स्टेसी की भी एक फोटो थी। यह देखकर वह हैरान रह जाती है कि उसकी बहन की तस्वीर यहाँ क्या कर रही है। तभी पीछे से रेमी आकर उसे बताता है कि उसकी बहन कहीं गई नहीं थी, बल्कि उसे स्वान के लोग उठाकर ले गए थे, जो इस पूरे आइलैंड पर फैले हुए हैं। हम लोग तो बस एक छोटे से इलाके में रह रहे हैं, लेकिन वे हर जगह मौजूद हैं। उन्होंने जेम्स की पत्नी को भी उठा लिया था। तभी अचानक उन पर एक जॉम्बी हमला कर देता है, लेकिन रिचेल उसे मार गिराती है। इसके बाद रेमी उसे यह भी बताता है कि उसकी बहन इस समय स्वान के लीडर की सबसे वफादार औरत है, क्योंकि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। ये सब सुनकर रिचेल के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी बहन ऐसा कर सकती है। तभी रेमी एक और बड़ा खुलासा करता है। वह बताता है कि वह असल में रिचेल को ही ढूंढने निकला था, क्योंकि वह मॉन्स्टर हंटर के खानदान से है, लेकिन बीच रास्ते में मुझे स्वान के लोगों ने पकड़ लिया। हमारे पास सब कुछ सही करने का मौका है। चलो, जल्दी चलो और अपनी बहन को बचा लो। इतना कहने के बाद वह भागने लगता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद जॉम्बीज का एक झुंड उस पर टूट पड़ता है और उसे जिंदा ही खा जाता है। दूसरी तरफ जेम्स और उसके लोग अभी भी जॉम्बीज से लड़ रहे थे, लेकिन इसी दौरान ट्विग को एक जॉम्बी काट लेता है और वह संक्रमित हो जाती है। जिस इलाके में वे लड़ रहे थे वहां एक आर्मी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ पड़ा था। उसे देखकर बेन कहता है कि इस जगह को कभी न कभी दुनिया ने जरूर खोजा था और इस बात का सबूत यही हेलीकॉप्टर है। फिर वह ट्विग से कहता है, तुम जल्दी से कैंप वापस चलो, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। उसके बाद तुम वह नहीं रहोगी जो अभी हो। लेकिन ट्विग अब कैंप वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि उसका समय करीब आ चुका है। इसलिए वह बेन को गले लगा लेती है और वहां से आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो भी लोग इस हमले में बच गए थे वे सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं और इस हमले पर चर्चा करते हैं। तभी रिचेल वहां आकर बेन को बताती है कि जेम्स ने उनसे झूठ कहा था। इस पूरे आइलैंड पर हर तरफ स्वान फैले हुए हैं। मेरी बहन कहीं गई नहीं है, बल्कि उसे स्वान के लोग उठाकर ले गए थे और वे चाहते हैं कि हम उनके लिए लड़ें। शायद यही वजह है कि जेम्स हमें यहाँ रुकने के लिए कह रहा है। ये सब सुनने के बाद बेन का माथा ठनक जाता है। वह फौरन जाकर जेम्स पर बंदूक तान देता है, लेकिन जेम्स उसे समझाता है कि आज जो हमला हुआ उसके बारे में उन्हें भी कुछ नहीं पता था। वह कहता है, हम हर हफ्ते एक इंसान उन्हें खाने के लिए देते थे। शायद अब वे इस सौदे से खुश नहीं हैं और चाहते हैं कि हम सभी उनका खाना बन जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैंने एक योजना बनाई है और उसी के लिए हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। दरअसल स्वान के पास एक ऐसी जगह है जिसे वे पैराडाइज कहते हैं। वहीं वे अपने खाने को कैद करके रखते हैं और जिंदा लोगों को भी वहीं ले जाते हैं। जेम्स का प्लान था कि वे रिचेल को एक चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसकी बहन वहीं मौजूद है। इसी मौके का फायदा उठाकर वे उस जगह पर हमला करेंगे और अगर मौका मिला तो ग्रीनर को भी मार देंगे, जो स्वान का सरदार है। लेकिन बेन, ट्विग और लीचा में से कोई भी इस योजना के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वे अपने साथी की जान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। मगर जेम्स को अपने प्लान पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह कहता है कि बाद में वे उसके इस फैसले की तारीफ करेंगे। इसके बाद योजना के अनुसार ये लोग रिचेल को लेकर स्वान के अड्डे पर पहुंचते हैं।
वहां मौजूद लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन जब जेम्स बताता है कि वह उनकी महारानी की बहन को लेकर आया है तो सभी दंग रह जाते हैं। कुछ ही देर बाद स्टेसी पहली बार उनके सामने आती है। जैसे ही उसकी नज़र रिचेल पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह अपनी बहन को दोबारा देख पाएगी। यहाँ जेम्स उनके सामने एक शर्त रखता है। वह कहता है, हमें हमारी बोट वापस दे दो ताकि हम यहाँ से निकल सकें, वरना हम रिचेल को मार देंगे। स्टेसी बिना कुछ सोचे समझे उनकी शर्त मान जाती है, क्योंकि उसके लिए उसकी बहन सबसे ज्यादा मायने रखती थी। लेकिन जैसे ही जेम्स और उसके लोग वहां से जाने लगते हैं, ग्रीनर अपने लोगों को उन पर हमला करने का आदेश दे देता है। इसके बाद वे सभी को पकड़कर कैद कर लेते हैं। अब स्टेसी अपनी बहन से बात करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह भी उनके समूह का हिस्सा बन जाए। लेकिन रिचेल अपनी बहन को समझाने की कोशिश करती है कि वह पागल हो चुकी है और अपनी सोचने समझने की शक्ति खो चुकी है, मगर स्टेसी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वह पूरी तरह ग्रीनर की विचारधारा के प्रभाव में आ चुकी थी। दूसरी तरफ ट्विग और बेन को एक पिंजरे में बंद करके रखा गया था। उस पिंजरे के चारों तरफ सिर्फ जॉम्बीज ही जॉम्बीजस थे, जो उन्हें खाने के इंतजार में घूम रहे थे। लेकिन ट्विग किसी तरह उस पिंजरे की चाबी हासिल कर लेती है, जो वहां मौजूद एक जॉम्बी के पास थी। सुबह होते ही जॉम्बीज वहां से दूर चले जाते हैं। तब दोनों पिंजरे से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि सब कुछ तबाह हो चुका है। जेम्स और उसके लोगों ने जो कुछ भी बनाया था उसका नामो निशान मिट चुका था। उन्हें वहां सिर्फ एक नक्शा मिलता है। उसी नक्शे की मदद से वे ग्रीनर की बस्ती की ओर बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अपने साथियों को बचाना था। इसलिए वे तुरंत उस दिशा में निकल पड़ते हैं। एक सुरंग के रास्ते ये लोग उस बस्ती में पहुंचते हैं जहां हर तरफ बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए थे। इसी दौरान बेन और ट्विग बस्ती के काफी अंदर तक पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रीनर एक एक करके लोगों को मौत के घाट उतार रहा था। हालांकि अभी भी कुछ लोग जिंदा बचे हुए थे। इसी बीच हम ग्रीनर को देखते हैं, जो अपने अनुयायियों के साथ बैठकर मांस खा रहा है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह मांस जेम्स का था, जो अभी भी जिंदा था। लेकिन उन्होंने जेम्स को इतनी बेरहमी से पीटा था कि वह लगभग मरा हुआ दिखाई दे रहा था। वहीं उसके पास रिचेल भी मौजूद थी, जो यह सब देखकर खुद को संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि हालात लगातार और भी भयानक होते जा रहे थे। ये सब बेन और ट्विग भी दूर छिपकर देख रहे थे। इसी बीच ग्रीनर रिचेल को अपने साथ ले जाता है और उस पर कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने लगता है, ताकि वह भी उसकी तरह अमर बन सके। लेकिन इससे पहले कि ग्रीनर अपनी योजना पूरी कर पाता, बेन और ट्विग हमला कर देते हैं। वे रास्ते में आने वाले कई लोगों को मारते हुए रिचेल को वहां से निकालने में सफल हो जाते हैं। इसी दौरान बेन को एक ऐसी चीज दिखाई देती है जो बेहद अजीब थी। दरअसल वह कोई ज़ॉम्बी नहीं था, बल्कि एक एक्लॉयड था। वह इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता था। असल में इन प्राणियों पर किसी तरह के न्यूक्लियर हमले का असर हुआ था, जिसकी वजह से वे ऐसे बन गए थे। इसी बीच ट्विग को गोली लग जाती है, लेकिन वह फिर भी हिम्मत नहीं हारती और लड़ाई जारी रखती है। कुछ ही देर बाद वह उस गेट तक पहुंच जाती है जहां ग्रीनर ने अपनी पूरी जॉम्बी आर्मी को कैद करके रखा था। तभी बेन और रिचेल वहां पहुंचकर उसे बताते हैं कि वह संक्रमित नहीं है। जिसने उसे काटा था वह जॉम्बी नहीं था। लेकिन अफरा तफरी और शोरगुल के बीच ट्विग उनकी बात ठीक से सुन नहीं पाती। इसके बाद वह खुद को बम के साथ उड़ा देती है, जिससे वहां मौजूद सारे जॉम्बी भी नष्ट हो जाते हैं। ये सब देखने के बाद रिचेल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सीधे ग्रीनर के पास पहुंचती है, उसे बुरी तरह पीटती है और आखिर में उसके सिर पर गोली मारकर इस पूरे आइलैंड के आतंक का अंत कर देती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि रिचेल, बेन और स्टेसी तीनों इस द्वीप को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन तभी स्टेसी की पीठ पर एक अजीब सा घाव दिखाई देता है, जो इस बात का संकेत देता है कि शायद अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। और फिर एक सवाल हमारे सामने छोड़ दिया जाता है, क्या स्टेसी के पेट में पल रहा बच्चा ग्रीनर का है? और क्या वह बच्चा किसी तरह एक्लॉयड से जुड़ा हुआ हो सकता है? इसी सवाल के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।